दोस्तों, जब भी हम भारत के ऑर्गेनाइज्ड स्नैक्स मार्केट को देखते हैं तो हमें दो ऐसी इंडियन कंपनियां देखने को मिलती है जिन्होंने ग्लोबल जायंट जैसे पेप्सिको को भी कड़ी टक्कर दी है। हम बात कर रहे हैं हल्दीराम और बालाजी वेफर्स की। पिछले कई दशकों से इन दोनों ब्रांड्स के बीच भारतीय कंज्यूमर के टेस्ट और उनके मार्केट पर अपनी जगह बनाने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक जंग चल रही है। एक तरफ जहां हल्दीराम एक नेशनल और ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड बना हुआ है, वहीं बालाजी वेफर्स ने भारत के एक बड़े हिस्से में अपना ऐसा मजबूत मार्केट होल्ड बनाया जिसे हिला पाना किसी भी दूसरी कंपनी के लिए मुमकिन नहीं रहा। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की बिजनेस स्ट्रेटजी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे आज ये दोनों कंपनियां रेवेन्यू, मार्केट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के पैमानों पर आज कैसे एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बिजनेस वॉर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके अलग अलग कैटेगरी के होल्ड के मार्केट शेयर को देखना होगा, जिसकी वजह से भारत का स्नैक्स मार्केट मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है। पहला है एथनिक स्नैक्स यानी पारंपरिक भारतीय नमकीन और दूसरा है वेस्टर्न स्नैक्स यानी आलू के चिप्स और वेफर्स। जब बात सिर्फ एथनिक स्नैक्स यानी शुद्ध भारतीय नमकीन की आती है तो वहाँ हल्दीराम अकेले 36% मार्केट शेयर के साथ पहले नंबर पर है और बालाजी वेफर्स इस पारंपरिक नमकीन मार्केट में 9.6% मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है और इसके बाद बीकाजी 8.7% के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर हम इन दोनों मार्केट यानी नमकीन और चिप्स को आपस में मिला देते हैं और जो हम पूरे भारत का टोटल साल्टी स्नैक्स मार्केट देखते हैं तो बालाजी का कुल नेशनल मार्केट शेयर 12% है, जो उन्हें देश के टॉप प्लेयर्स में तीसरे नंबर पर लाता है। वहीं हल्दीराम पूरे भारत के टोटल साल्टी स्नैक्स मार्केट में लगभग 21 से 22% शेयर के साथ पहले नंबर पर है और पेप्सिको 15% शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है। लेकिन बालाजी भले ही नेशनल लेवल पर कुल मार्केट शेयर के मामले में थोड़ा पीछे दिखे, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में इसका मार्केट शेयर अकेले 65% है। मार्केट शेयर के इस पूरे खेल को समझने के बाद अब अगर हम इनके फाइनेंशियल नंबर और रेवेन्यू को देखें तो हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू 12,800 करोड़ पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बालाजी वेफर्स का रेवेन्यू देखें तो उनका सालाना टर्नओवर 6,500 करोड़ है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा वेस्टर्न इंडिया यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान से आता है। अब अगर इस रेवेन्यू और मार्केट शेयर से आगे बढ़कर हम इनके बिजनेस मॉडल का गहन विश्लेषण करें तो इन दोनों ही ब्रांड्स की सफलता मुख्य रूप से 4 स्ट्रेटजिक पिलर पर टिकी हुई है, जिसमें से सबसे पहला पिलर है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का, जहां से इन दोनों कंपनियों का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर हम पहले बात करें हल्दीराम की तो इन्होंने खुद को सिर्फ स्नैक्स कंपनी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने इस स्ट्रेटजी के थ्रू 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज खड़ी की, जिसमें मिठाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, फ्रोजन फ्रूट्स, पापड़ और उनके खुद के प्रीमियम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट शामिल है। ब्रांडेड मिठाइयों के बाजार में भी हल्दीराम का अकेले 35% शेयर है, यानी हल्दीराम हर उस जगह मौजूद है जहां एक भारतीय परिवार खाना पसंद करता है। लेकिन इसके विपरीत बालाजी वेफर्स ने एकदम सीधा रास्ता चुना। उन्होंने मिठाइयों या रेस्टोरेंट के चक्कर में पड़ने के बजाय सिर्फ वेफर्स और पारंपरिक नमकीन जैसी अपनी कोर कैटेगरी पर ही पूरा फोकस रखा। बालाजी का सिंपल मानना है कि जिस प्रोडक्ट में आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट हो उसी को इतनी बड़ी स्केल पर बनाओ कि कोई दूसरा ब्रांड आपकी कॉस्टिंग का मुकाबला ना कर सके। और इसी सोच के बाद हमारा दूसरा पिलर आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजी का। यहाँ बालाजी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के मामले में एक बहुत बड़ी बढ़त बना लेता है। बालाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका डायरेक्ट सोर्सिंग मॉडल, यानी लागत को कम रखने के लिए बालाजी बिना किसी बिचौलियों के सीधे हजारों किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आलू और बाकी कच्चे माल को सीधे खरीदारी करता है, जिससे उन्हें कम कीमत में बेस्ट क्वालिटी माल मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हल्दीराम भी बहुत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी विशाल और व्यवस्थित सप्लाई चेन है, जिसने दिल्ली, नागपुर और कोलकाता जैसे बड़े हब्स के जरिए पूरे देश में फैक्ट्रियों के काम और प्रोडक्शन को बेहद आसान बना दिया है। अब हमारा आता है तीसरा पिलर, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कहते हैं। यहाँ भी दोनों का मॉडल पूरी तरह अलग है। पहले बात करते हैं बालाजी की। बालाजी ट्रेडिशनल ऐड पर बहुत कम खर्चा करता है और उस बचे हुए पैसे को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और लोकल किराना स्टोर्स को बेहतर प्रॉफिट मार्जिन देने में इस्तेमाल करता है। जब एक छोटे दुकानदार को बालाजी का प्रोडक्ट बेचने पर ज़्यादा मुनाफा होता है तो वो खुद आगे रहकर उसे प्रमोट करता है। वहीं दूसरी तरफ हल्दीराम का मॉडल ब्रांड पुल पर काम करता है। हल्दीराम की ब्रांड वैल्यू इतनी मजबूत है कि ग्राहक खुद दुकान पर जाकर उनका प्रोडक्ट मांगता है और यही मजबूत ब्रांड वैल्यू उन्हें पूरे देश में सबसे अलग बनाती है। और अब हम बात करते हैं आखिरी यानी चौथे पिलर की, जो है ग्लोबल स्ट्रेटजी। तो यहाँ हल्दीराम साफ तौर पर एक तरफा जीत जाता है। आज हल्दीराम दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसमें शामिल है अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जैसे देश। इसके मुकाबले बालाजी वेफर्स का मुख्य फोकस अभी भी भारत के घरेलू बाजार पर है। हालांकि कंपनी ने कुछ देशों में एक्सपोर्ट शुरू किया, लेकिन उसका मुख्य रेवेन्यू आज भी भारत के ग्रामीण और शहरी मास मार्केट से ही आता है।
तो इस पूरी केस स्टडी का अंतिम निष्कर्ष यह है कि स्नैक्स इंडस्ट्री के इस मुकाबले में अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू, स्केल, ग्लोबल एक्सपोर्ट और ब्रांड वैल्यू को देखें तो हल्दीराम इस रेस में काफ़ी आगे। उन्होंने खुद को एक प्रीमियम और भरोसेमंद नेशनल ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है। लेकिन अगर बात करें रीजनल मार्केट में मजबूत पकड़, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और ग्राउंड लेवल रिटेलर नेटवर्क की, तो वहाँ बालाजी वेफर्स ने बड़े बड़ों को कड़ी टक्कर दे रखी है। भले ही वो नेशनल रेवेन्यू में नंबर 1 ना हो, लेकिन उनकी बिजनेस एफिशिएंसी उन्हें सबसे मजबूत प्लेयर्स में से एक बनाती है। दोनों ही कंपनियों ने यह साबित किया है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी क्लियर हो तो आप अपने अपने बिजनेस मॉडल के दम पर मार्केट के लीडर बने रह सकते हैं। आपको इन दोनों ब्रांड्स में से किसकी बिजनेस स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा दमदार लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।